नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आप नियोजित शिक्षक हैं और आपको विशिष्ट शिक्षक बनने एवं राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु आप सभी को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। गुरुजनों, आप सभी का 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक सक्षमता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन से पूर्व हमने आपको बताया था कि फाइल फ़ोल्डर अलग किए जा रहे हैं। जो नियमित हैं, जिनका नियमित वेतन आ रहा है, उनका अलग फ़ोल्डर किया जा रहा है और जो अनियमित हैं, जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं या फिर जिनका वेतन स्थगित है, जिन पर किसी प्रकार के कोई मुकदमे चल रहे हैं, कोई भी प्राधिकार में या न्यायालय में, उनका अलग किया जा रहा है। जो प्राधिकार या न्यायालय से किसी भी प्रकार से वो नियुक्त हैं या नियोजित हैं, तो उनका अलग फ़ोल्डर किया जा रहा है। तो ये सारे कार्य हो रहे हैं और इस पे लगभग 72 से 75 हज़ार नियोजित शिक्षकों पर जो है शिक्षा विभाग का उन पे जो है लठ बजरने वाला है। वे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो सही हैं, ईमानदार हैं, अपने ज्ञान, बुद्धि, कुशल, अपने विवेक के आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई रोड़ा नहीं है। वे सक्षमता परीक्षा भी देंगे और आगे चल करके वे जो है राज्यकर्मी का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप सक्षमता परीक्षा जो हो रही है, आपको लास्ट फरवरी से प्रारंभ होगी और आपका मध्य मार्च तक चलेगा। लगभग 20 दिनों तक जो है, चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने हैं, सेंटर सीमित रहेंगे और इसमें आप सभी हमारे जो भी गुरुजन हैं, वो बहुत उनका उम्र भी अंतिम पड़ाव पर है। वो कंप्यूटर से कभी वे ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो उनके लिए खैर अनजान चीज़ होगा और उनके लिए जो है इसमें तकलीफ भी होंगे, उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जो कभी जो है कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा नहीं है, जो कभी माउस नहीं पकड़ा है, जो कीबोर्ड नहीं देखा है, कीबोर्ड पर कैसे क्या करना है, तो उनके साथ समस्या तो होंगी। हालांकि एग्जाम में कीबोर्ड का कोई आवश्यकता होता नहीं है, सिर्फ माउस चलाने आपको आना चाहिए, वो आपको करना है। आपका लॉगिन करने के लिए वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे, वो आपको लॉगिन करने हेतु आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आवश्यक है। टिक कैसे लगाना है, नेक्स्ट कैसे करना है, उसको सबमिट कैसे करना है, बैक कैसे होना है, रिव्यू कैसे करना है। तो क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उसमें 2 सबसे बड़े बेनिफिट है। एक है कि टाइम आपको ज़्यादा मिलता है, इसलिए कि ओएमआर शीट जो फिजिकल होता है, उसमें गोल गोल घेरने में समय ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जो है सिर्फ टिक आउट करना होता है, तो समय ज़्यादा मिलता है। साथ ही आप जो है पीछे यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपने गलत दे दिया है, तो आप रिव्यू करेंगे और वो आप आंसर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओएमआर वाला में ऐसा नहीं हो पाता। एक बार जो गोला रंग दिया, दोबारा आप उसको हटा करके, मिटा करके आप दूसरा नहीं भर सकते हैं। तो ये फायदे हैं, कुछ फायदा भी है, कुछ खामियां इस वजह से लग रहा है कि आप सभी को जो है अनजान सा दिख रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपने उसका जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रखा है, इस वजह से आपको समस्या उत्पन्न होगी। तो खैर, इसके लिए जो है व्यवस्था तो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है, लेकिन वो यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि शाम ढलने के बाद जो है सेंटर पर जाकर के प्रैक्टिस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये समस्या है। अब जो है आपका मैट्रिक का जो 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, उसका एग्जाम नजदीक है। अब इसमें हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है वो लगा दे नियोजित शिक्षकों को, हमारे गुरुजनों को 12वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वहाँ जो है केंद्राधीक्षक बना दे, वहाँ कक्ष अधीक्षक बना दे, उनको उनके ड्यूटी लगा दे। तो अब एक तो विद्यालय का उनके ऊपर जो है एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को 9 से 5 उनको विद्यालय में रह करके बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद पढ़ा भी रहे हैं, तो एक यहाँ का प्रेशर, एक एग्जाम हॉल का प्रेशर, दोनों अलग अलग हो जाता है। यदि एग्जाम ड्यूटी में लगा दिया जाता है तो फिर और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। यदि यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वहाँ दिन भर जो है 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम होगा, एग्जाम भवन में जाकर के और उनका जो है निगरानी करते रहेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उसमें उनको क्या फायदा है, कुछ समय का से बर्बादी होगा। तो अब इतना अति शीघ्रता से आवेदन करने हैं, उस हेतु भी भागदौड़ काफी करने हैं। मैंने आपको सारा प्रक्रिया बताया है कि एडमिट कार्ड जो है एक तरफ ऑनलाइन आवेदन भी होंगे, दूसरी तरफ आपको जिनका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर जाना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, अपना आधार कार्ड, अपना जो नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र मिला था वो फोटो लेकर के, और उस पर जो है फिजिकल सिग्नेचर होगा, फिर उसको ला करके उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो है लॉगिन होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, वो अपना उनका डिजिटल सिग्नेचर होगा, उसके बाद फॉरवर्ड होगा बीएसईबी के पास। फिर जो है जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है फिर डाउनलोड करके आप एग्जाम देने जाएंगे। तो ये सारे प्रक्रिया भी करना है इतने कम समय में। साथ ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है व्यवस्थित करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है कि आप बहुत समय होंगे। अब आप निश्चिंत है कि नियोजित शिक्षक के रूप में आपका जो है बहाली हो चुका है, नियोजन हो चुका है, अब जो है बहुत ज्यादा विशेष जो है उसका कार्य नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यत्र तत्र जो होगा, जिसको इकट्ठा करना होगा, त्रुटिपूर्ण होगा, या किसी और तरह से समस्या होगा, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, मोबाइल नंबर उसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग होगा तो ओटीपी के द्वारा ही होगा, तो वो सारे इतने कम समय में आपको कर लेने हैं। अब इस सारा प्रक्रिया से गुजरते हुए और आपको तैयारी भी करना है, क्योंकि तैयारी में भी आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई, सिलेबस सेम टू सेम है, लेकिन अब प्रश्न का जो स्तर रहेगा वह ऐसा माना जा रहा है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से ऐलान किया था, घोषणा किया था कि मामूली सी परीक्षा जो है दे करके और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, उन्हें जो है नियमित कर दिया जाएगा, उन्हें विशिष्ट शिक्षा का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अब कितना मामूली होता है वह तो परीक्षा भवन में जाने के बाद जब प्रश्न पत्र सामने आएंगे तो ही पता चल पाएगा कि कितना हो पाता है। साथ ही अब थोड़ा सा अंतर ये देखा जा रहा है कि
बीपीएससी में जो है वो प्रतियोगिता था, लेकिन यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अधिक से अधिक मार्क्स लाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि उन्हें होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, साथ ही उन्हें वरीयता मिलेगा, उच्चतर वरीयता मिलेगा, तो इसलिए मार्क्स अधिक लाने हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं उद्देश्य तो है, सभी को उद्देश्य है कि विद्यालय बदल जाए लेकिन जिला न बदले, ब्लॉक न बदले, आसपास ही घर से ही आना जाना उनका रहे, और साथ ही उनको वरीयता मिले, सीनियरिटी का दर्जा उनको प्राप्त हो, ताकि प्रोन्नति में आगे फायदा हो, वेतन उन्नति में उनका जो इंक्रीजमेंट होता है सैलरी, उसमें जो है उनको फायदा मिल सके, या अन्य जो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते हैं वो सारे चीज लाभ मिल सके। वरीयता के हिसाब से लाभ तो मिलता ही है, तो ये सभी को उसी से मकसद है। तो उस हेतु गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को, नियोजित शिक्षकों को जो है हमारी ऐसा मांग है सभी हमारे गुरुजनों की तरफ से, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से, कि इन्हें जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका अंतिम फरवरी और मध्य मार्च तक जो एग्जाम होने वाला है क्षमता परीक्षा, जिसके तर्ज पर यदि वो क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, और मार्क्स के आधार पर उन्हें जो है होम टाउन, चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और वरीयता तय की जाएगी। तो इस हेतु उन्हें तैयारी का भी भरपूर अवसर, पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके जो केंद्राधीक्षक, कक्षाधीक्षक जो बनाए जाने हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त रखना चाहिए नियोजित शिक्षकों को। अब आपके पास जो है उनके जगह पर जो है आप बीपीएससी के कैडर के शिक्षक आ चुके हैं, आप उन्हें जो है उसमें आप 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आप उन्हें ड्यूटी लगा दें। लेकिन नियोजित शिक्षकों को, हमारे गुरुजनों को सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उन्हें पूरी तरह से मुक्त रखनी चाहिए, जहां तक हमारी पूरे अपने नियोजित शिक्षकों, गुरुजनों की तरफ से मांग है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को। और हम यह उम्मीद रखते हैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को कि इस पर अमल जरूर करेगी। साथ ही जो एनआईएस डीलेट को लेकर के, या फिर जो बीएड जो 1 to 5 उनको लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई है उससे भी क्लियर करना चाहिए। हालांकि एनआईएस डीलेट जिनका भी जो नियुक्त है या नियोजित हैं, चाहे बीपीएससी से हो या फिर नियोजन इकाई से हो, उन्हें किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। जो भी एनआईएस डीलेटधारी हैं, जो नियोजन इकाई से नियोजित हैं, वे क्षमता परीक्षा में बैठेंगे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन 1 to 5 में जो बीएडधारी हैं उसे लेकर के तो संशय बरकरार है। के पाठक साहब कहते हैं एसएलपी लेकर के जाने के लिए, लेकिन अब चूंकि आप देखें कि दो बार जनवरी माह में ही 10 दिनों के अंदर 2 बार बीएड का एक संगठन पर 10,000 का जुर्माना लगा, उससे पहले 11 जनवरी को स्पेशल जजों का टीम बैठा, उसमें पिट गया। तो अब एसएलपी लेकर के बिहार सरकार जाएगी ही नहीं। तो अब स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जो 1 to 5 में बीएडधारी हैं वो जो है दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे क्षमता परीक्षा, उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो सभी जो है वो भ्रमित हैं, सभी आशंकित हैं। तो उनका आशंका को दूर कर देना चाहिए। और इसे लेकर के जो भी और अन्य जो साइड इफेक्ट्स, जो बिंदुएं हैं, जिसको लेकर के हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों के दिलो दिमाग में जो दुविधाएं हैं, जो भ्रम है, जो संशय है, उसे दूर करने का प्रयास कर देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जय हिंद।